तो बिहार का जो सियासी घमासान है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे थे। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान की। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सपा सरकार के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। फंड में ट्रांसफर किया गया है, फंड का दुरुपयोग किया गया है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या वाकई आजम खान की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव कसने की कोशिश की जा रही है सरकारी एजेंसियों के द्वारा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान करती है। गवर्नमेंट की एजेंसी को जरूर कोई इनपुट ऐसा मिला है, हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक कार्रवाई है और कार्रवाई की हद तक ही, तफ्तीशी कार्रवाई को उसी हद तक ही देखा जाना चाहिए। यही लोग रात को मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से और दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। रात को उनसे कहते हैं कि ये इन्होंने किया, इसकी जांच करा दीजिए, तो सुबह जांच शुरू हो जाती है। सबसे बड़े जिम्मेदार इस घटना के अखिलेश यादव जी और सुपाल यादव जी हैं। तो देखिए, इन बयानों के जरिए आप समझ चुके होंगे कि सियासत अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ती है, लेकिन इस बीच खबर क्या है वो आपको समझा दें। आजम खान के ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रेड हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की रेड हो रही है, ये तंज कसा अखिलेश यादव ने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से खड़ा किया गया है। तो हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप डीजीपी रह चुके हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के ही। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रम सिंह सर आपका इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनको भी आप सुन रहे थे। आजम खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये संयोगी है कि वो भी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और उनका नाम भी आजम खान ही है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, कुछ वक्त पहले हमारे जो सहयोगी हैं वो गए थे उस यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने दिखाया था अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से वहाँ सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगाया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी का मेन कनेक्टिंग रोड है उस पर, कि ये सामान्य रास्ता है, ये आम रास्ता है। मैसेज ये दे रही थी सरकार कि भाई ये यूनिवर्सिटी का प्राइवेट रास्ता नहीं है, इसको प्राइवेट रास्ता बना लिया गया है। और अब जो खबरें आ रही हैं ईडी के कार्रवाई की, वो लगभग उसी तरीके से जुड़ी हुई हैं कि जो सरकारी फंड था उसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया अगर ये आरोप सही है तो आपको लगता है कि ये गंभीर मामला है? नमस्कार अनुराग जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार जी। बहुत ही गंभीर है। सरकारी सड़क को मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सरकारी सड़क और उसके आसपास की जमीन जो कि पूरी तरह से सरकारी थी, उसको नाजायज तरीके से कब्जा करके यूनिवर्सिटी की संपत्ति में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त और भी अतिक्रमण की बातें आई थी। इसी तरह 40 बिल्डिंग जो थी उसमें से 38 नाजायज बताई जाती थी और उसके बारे में आवेदन दिया गया था।
तो कदाचित डीएम रामपुर ने उस पर स्टे दिया है और वो भी विचाराधीन है कमिश्नर मुरादाबाद के यहाँ। तो ये तमाम प्रकरण है, इसमें बहुत गंभीर प्रकरण है और ईडी अगर 10 जगह छापे डाल रही है तो उसके पास वांछित और ठोस इंटेलिजेंस होती तब करती है। ये सुख किसी भी पुलिस एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास नहीं है कि मनमाने तरीके से छापा डाल दे, क्योंकि आज के युग में एआई के जमाने में अगर गलत छापा पड़ा, मनमाने तरीके से किया और कार्रवाई नहीं हुई तो आपको घसीट करके कोर्ट में ले जा करके नौकरी पे बात आ सकती है। ठीक बात है। आजम खान साहब, भाई ये सरकारी रास्ता ही अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता बना दें और वहां दरवाजा लगा दें, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई और मामले भी होंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है एक्शन होगा ही आपके ऊपर। फिर क्यों आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए अनुराग, विक्टिम कार्ड की कोई बात नहीं है। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंटेशन बात कर रहे हैं। कहाँ थे लोग जब चीजें बन रही थी? उसके बाद 9.5 साल हो गए। 9.5 साल की बीजेपी की सरकार है। 9.5 साल बाद चुनाव के मुहाने पे उसे याद आता है, अरे कोई आजम खान भी है, कोई जौहर विश्वविद्यालय भी है जिसमें जाके कुछ ऐसा खोजा जाए, कुछ ऐसी चीज लाई जाए जो 9.5 साल की नाकामियों पे भारी पड़ जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये तय मानिए। ईडी 2022 में भी गई थी जौहर विश्वविद्यालय और 5 साल बाद जाती है। 5 साल में ईडी ने क्या दिया? ईडी से पूछा जाना चाहिए ना। 5 साल पहले जो ईडी की कार्रवाई हुई थी उसमें कौन से तथ्य? दिनेश सिंह जी जवाब देंगे आपके इस सवाल का, लेकिन आजम खान साहब, दर्शकों की जानकारी के लिए एक स्पष्टीकरण अगर आप दे सकते हो, जौहर यूनिवर्सिटी का जो मुख्य मार्ग है क्या वो सरकारी रास्ता है या वो यूनिवर्सिटी की जमीन पर बना हुआ यूनिवर्सिटी के पैसे से बनी हुई सड़क है? आजम खान साहब, यूनिवर्सिटी की जो भी बाउंड्री है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराया है बाकायदे और बाय एंड लार्ज नियमानुसार बना हुआ है। बाय एंड लार्ज कहीं किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको सिर्फ मुस्लिम दिखता है। ये कह रहे हैं मौलाना जौहर वो नहीं थे, उस चक्कर में नहीं पड़ते। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो सड़क है वो सरकारी जमीन पर नहीं बनी हुई है। मौलाना जौहर, एक सेकंड सर मौलाना जौहर को रहने देते हैं, अभी इतिहास में नहीं जाते हैं। आजम खान साहब, आप कह रहे हैं कि वो सड़क सरकारी पैसे से सरकारी जमीन पर नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं बनी है। ठीक है दिनेश सिंह जी, ये फिर क्यों आप इस तरीके से राजनीतिक साजिश का शिकार बना रहे हैं आजम खान को लगातार? अनुराग भाई, जब भी किसी आर्थिक अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी पर कानून अपना काम करता है तो समाजवादी पार्टी उसे राजनीतिक द्वेष का आवरण पहनाने की कोशिश करती है और उसकी दिशा भटकाने की कोशिश करती है। क्या किसी खास दल से आप जुड़े हो और आप कभी रसूखदार मंत्री रहे हो तो क्या आपको वित्तीय आपराधिक मामले करने की छूट दी जा सकती है कि क्या आप कानून से ऊपर हो सकते हैं? अगर आजम खान साहब के साथ आप जब बोल रहे हैं नहीं, एक सेकंड, अरे आजम खान साहब, 1 मिनट आजम खान साहब सुन लीजिए पहले, एक एक करके, ऐसे चर्चा, ऐसे चर्चा नहीं। बोले दिनेश सिंह जी। ओके ठीक है जी। देखिए, कानून किसी दल का या किसी नेता का चेहरा देखकर अपना काम नहीं करता है और विशेष करके ईडी जो है ना, वो तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर, आपके बैंक बैलेंस की सीट के आधार पर वो अपना काम करता है। अगर ईडी को कहीं से लगा ये मामला सामान्य मामला नहीं है, ये 494 करोड़ का मामला है और वहां पर ये शिकायतें आजम खान साहब किसने दर्ज कराई है? वहां के लोगों ने दर्ज कराई है, जिनकी जमीनें, आप जिन मासूमों की जमीनें, वही बात तो मैं कह रहा हूं। आजम खान साहब, दिल्ली शराब नीति में क्या हुआ, यही बात मैं कह रहा हूं। आजम खान साहब, अभी आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, फिर आप बीच में बोलने लगे, एक एक करके। लेकिन दिनेश सिंह जी भाई, आप अगर आपकी सरकार में आजम खान के खिलाफ बकरी चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है, भैंस चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है, किताब चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है, मूर्ति चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है, बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ये तो एफआईआर की भी मजाक है ना।
अगर कोई भी व्यक्ति और आकर अगर पुलिस के पास जाता है और शिकायत दर्ज करता है, विक्रम सिंह साहब बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी रहे, तो पुलिस का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत, यही तो मैं कह रहा हूं कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास की जमीनों को डराकर धमकाकर उनको अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई। ठीक है, वहां के लोगों ने शिकायत की है, नहीं तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, लेकिन विक्रम सर जो सवाल मैं पूछ रहा था दिनेश सिंह जी से, वही आपसे भी समझना चाहूंगा सर। ये बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बिजली चोरी, आजम खान साहब जैसी शख्सियत के ऊपर इन मामलों में भी FIR, क्या आपको नहीं लगता कि ये तो राजनीतिक साजिश हो सकती है? ये तो मजाक जैसा लगता है। अनुराग जी, कानून के दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू यह है कि जो पुरानी CRPC थी धारा 154 कि अगर कोई FIR का मजमून ये कहता है कि एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो अपराध पंजीकृत होगा, विवेचना होगी। लेकिन एक उसमें सब क्लॉज पुलिस रेगुलेशन में यह भी था कि अगर मामला इतना छोटे से मुर्गी चोरी है, पुलिस के इतने संसाधन नहीं कि हर मुर्गी की चोरी की तफ्तीश करे, या जैसे कहते कि हमारे अब बगिया के 6 आम चले गए तो हो सकता है चोरी है, रजिस्टर भी होगी, लेकिन तफ्तीश, इसको अदब तफ्तीश कह देते हैं, अनइन्वेस्टिगेटेड, तो अनइन्वेस्टिगेटेड रख सकते थे। लेकिन मैं एक चीज ईमानदारी की बात बता रहा हूं, जिस शिद्दत के साथ एक FIR बकरी मुर्गी चोरी से लेके किताब चोरी, किताब कुछ सामान्य किताबें नहीं थी अनुराग जी, पांडुलिपि थी, जिनकी पांडुलिपियां थी और रजा लाइब्रेरी की बेशकीमती वो पांडुलिपियां किताबें थी, उनकी तो FIR होनी चाहिए, बरामदगी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे परहेज करता मुर्गी और बकरी चोरी के बारे में। शायद मैं 2 बार सोचता, अगर मैं SP रामपुर होता तो इनको अनइन्वेस्टिगेटेड छोड़ देता। ठीक है, आजम खान साहब अब अपनी बात कहिए आप। और ऐसा थोड़ी है कि आजम खान साहब के साथ खिलाफ कोई पहली बार मुकदमा दर्ज हो रहा है, पहली बार किसी मामले में वो उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। भाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले के कई मुकदमे दर्ज हैं आजम खान के खिलाफ, बोलिए। अनुराग मैं यही कह रहा था, ED और CBI की विश्वसनीयता क्या है? आखिर दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 6-6 महीना 7-7 महीना जेल रहते हैं और ED और CBI क्लोजर रिपोर्ट दे देती है कि इसमें मामला बनता ही नहीं है और वो मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट भी कर लेता है और हाईकोर्ट का अगर जज उस पर मानता नहीं है अगर तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो आज के सरकार की कार्यवाही वो है, नीयत है और कार्यप्रणाली है। तो ऐसी सरकार की एजेंसियों पे आम जनता का भरोसा कैसे होगा? हेमंत सोरेन को ED ले गई थी उनके घर से, 200 करोड़ रुपया अपना रख के ले गई। आपके कैमरे के सामने क्या मैं कह रहा हूं, घर से क्या पैसा नहीं मिला तो 200 करोड़ रुपया ED ने रखा और उनको ले गए, उनसे इस्तीफा दिलवाया। तो ऐसी ED पे कौन विश्वास करेगा? ठीक है दिनेश सिंह जी, बहुत संक्षेप में आज आपने इन जांच एजेंसियों को वही पिंजरे का तोता बना रखा है जो आप UPA के दरमियान मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे। कोई फर्क नहीं है, ये कह रहे हैं सपा के प्रवक्ता। आरोप नहीं लगाते तो टुकड़ी सर्वोच्च न्यायालय की थी, भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं थी। वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अगर आजम खान साहब इतने पाक साफ हैं तो बेचैनी किस बात के लिए? किस बात की बेचैनी भाई? जांच हो जानी दीजिए। और इतने ही पाक साफ होते तो आजम खान साहब बाहर होते हैं। उनके कितने मामलों में अपराध सिद्ध हो गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं आजम खान मोहरा बन रहे हैं। और आप एक चीज और भाई अनुराग भाई, जरा आजम खान से पूछ लीजिएगा कि आपको हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो ED भाजपा की एजेंसी नहीं है, वो भारत सरकार की जांच एजेंसी है। अगर आपको भरोसा नहीं था तो आप एक समाजवादी पार्टी की जांच एजेंसी बनाकर संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। अरे इस देश की जांच एजेंसियां ही जांच करेंगी ना। ठीक है, लेकिन विक्रम सिंह सर जो बात आजम खान कह रहे हैं, देखिए उसमें कुछ हद तक तो दम नजर आता है सर, खासकर पॉलिटिकल टूल के तौर पर जैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, 2014 से 2022 में
ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 115 विपक्ष के थे। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के दरमियान 2004 से 2014 के बीच 26 राजनेता ईडी के जांच के दायरे में आए थे, उसमें से 14 विपक्ष के थे। मतलब तब 54% अपोजिशन के लीडर थे, अब 95% अपोजिशन के लीडर हैं। और ईडी के जो सीबीआई के जो मामले हैं सर, और ईडी के मामलों में कन्विक्शन रेट उन मामलों का जिसमें कि नेताओं पर आरोप लगे हैं वो ना के बराबर सा है। विक्रम सर, शायद अनम्यूट करना होगा सर आपको। अच्छा, जी बोलें सर, बोलें सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अनुराग जी, मैं आपकी बात का सांकेतिक रूप में जो उत्तर देना चाहूंगा, हमारे बड़े ईमानदार एक डीजी थे श्री आरसी दीक्षित साहब, तो ऐसी जब विवेचनाएं आती थी तो उन्होंने कहा कि भाई दरोगा जी, आपकी टॉर्च की रोशनी मैं देख रहा हूं एक ही तरफ जा रही है, क्या टॉर्च आपकी एक तरफा हो गई है? जरा 360 डिग्री घुमाइए और जो दोषी है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। ये एक तरफा रोशनी डालना ये एक विवेचक को शोभा नहीं देता है। आपकी बात में तार्किक बल है और मैं उम्मीद करता हूं जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी दल का हो, किसी भी सर्विस का हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा अगर विवेचना होगी, एक तरफा अगर हम जुड़ विधायक करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमने छोड़ दिया, या जो भी कारण हो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। बिल्कुल सर, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं हो जाता कि रामपुर में जो कुछ हुआ जौहर यूनिवर्सिटी में जिसमें एलिगेशंस लग रहे हैं वो भी सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं, वहां कुछ गड़बड़ नहीं है? विक्रम नहीं, सर, वो नहीं है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत आता है। लोअर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी समीक्षा होती है और देश के माने हुए अधिवक्ता जो लाखों रुपया फीस लेते हैं वो आपकी जरा सी कोई त्रुटि होगी विवेचना में तो खाल उधेड़ देंगे। और समाजवादी पार्टी में इतने बड़े बड़े अधिवक्ता उनकी पार्टी के मेंबर हैं और किसी को भी चाहे खड़ा कर सकते हैं। तो ये कहना कि जो अब तक विवेचना हुई है वो कपोल कल्पित है और वो प्रतिशोध की भावना से हुई है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा दिनेश सिंह, उसका जवाब क्या देंगे आप? वो कह रहे हैं कि भाई चढ़ावा चोरी का मुद्दा आ गया, उसमें तो कहीं ईडी सीबीआई नजर नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और जो मामले हैं करप्शन के वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पिन पॉइंटेड आपका फोकस जो है सिर्फ आजम खान ही क्यों है, रामपुर ही क्यों है, जौहर यूनिवर्सिटी क्यों है? अनुराग जी, ऐसी क्या खता कर दिया आजम खान ने? अनुराग जी, चोरी करेंगे दिनेश सिंह और कार्रवाई होगी अनुराग जी पर, होगी तो दिनेश सिंह पर भी ना। और जिस चंदा चोरी की बात कर रहे हैं उस चंदा चोरी में कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी की जांच में से एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट आई, तत्काल एफआईआर हुई। अरे सर, कहां एफआईआर हुई? आप लगातार मामले को दबाने की कोशिश करते रहे, आजम खान ने मुद्दे को उठाया, उसके बाद आपने संज्ञान लिया, आपने माना कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अनुराग जी, कौन दबा रहा है? मुझे ये देखिए ईमानदारी से। अरे मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं सर। हाँ, जिस दिन प्रश्न ने सरकार से कहा उसी क्षण एसआईटी के, अब आपने खुद ही एसआईटी बना ली, उसी एसआईटी ने चंपत राय को और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी, तब ये सब कुछ हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दूसरी एसआईटी बनी हुई है। विक्रम सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है दिनेश जी सुन लेते हैं। विक्रम सर, अनुराग जी, उसकी विस्तृत ठीक है, विक्रम सर कुछ कहना चाह रहे हैं? इंतजार कर लीजिए, इतनी बेचैनी। अनुराग जी सर, एक लॉ का प्रिंसिपल है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट, न्याय करना ही चाहिए बस दिखाई पड़ना चाहिए। जो काम आप 48 घंटे में कर सकते थे बाबू दिनेश सिंह जी, उसमें इतना लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं था। और ऐसे प्रकरणों पहले दंडात्मक कार्रवाई होती है, बाद में बाकी कार्रवाई होती है। और शीर्षक दिन जो 2 पे आरोप था वो कैसे बेदाग हो गया मैं आज तक नहीं समझ पाया। 36 साल मैंने सेवा की है और मैं डीजीपी हूं, मेरे नाक के नीचे डकैती पड़ रही है, मैं कैसे अपने को बेदाग कह दूंगा? ये जरा बता दें। दिनेश जी बताइए। हम विषयांतर हो रहे हैं लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट है जो अखिलेश यादव ने खड़ा किया है। बोलिए। देखिए, विक्रम सिंह साहब का बहुत अनुभव, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चंपत राय जी कस्टोडियन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं कस्टोडियन थे और मेरे घर में मान लीजिए अनुराग जी, मैं विक्रम जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे घर में अगर चोरी होती है और मैं कहता हूं कि फला पर मुझे शक है कि इन्होंने चोरी किया है, तो क्या मुझे उठाकर बंद कर देना चाहिए? मालिक को उठाकर आप बंद कर देंगे? आप जो अपराधी हैं जिनके ऊपर शक है उन्हीं पर एफआईआर होगा, वही अंदर जाएंगे। अगर उस जांच के दायरे में मैं भी, ठीक है, लेकिन आजम खान साहब ये जो आप अब अचानक से जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सर आप जब सत्ता में थे अब आप पर आरोप लगता था कि आपने तो अपनी जांच एजेंसियों से जो घोषित आतंकी थे उनके मुकदमे तक वापस करवा दिए थे।
देखिए अनुराग, अचानक कुछ भी नहीं। हमने एक बहुत ही एक्सप्लेनरी उदाहरण आपको दिया दिल्ली शराब नीति का। उसमें आखिर मुख्यमंत्री तक के लोगों को जेल ले गए और उसके बाद आखिर क्लोजर रिपोर्ट आज दाखिल है कि नहीं? आखिर आज सीबीआई और ईडी की चार्जशीट को मजिस्ट्रेट ने मानने से मना कर दिया। तो ऐसी एजेंसियों पे संदेह करना कहां से? अभी आपने ही आंकड़े सर, वही मैं सवाल कर रहा हूं। 95% आपके शासनकाल में वो एजेंसियां आतंकियों के मुकदमे वापस ले रही थी, तब ठीक थी? बिल्कुल नहीं ले रहे थे। ये तो बीजेपी का नैरेटिव्स है ना। अरे दिनेश जी, यही तो दिक्कत है। आजम खान साहब कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं था। कहां आप सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे थे? अखिलेश सरकारी आरोप लगाते हैं। रुपए का सुनिए, इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का, नहीं एक बात सुनिए, इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का चेहरा चमकाया था, क्लीन इमेज बनाई थी। वो क्लीन इमेज में गुब्बारे में, ठीक है आजम खान साहब, हो गया दिनेश सिंह, ये क्या झूठा आरोप लगा रहे हैं क्या सर आप इतने लंबे वक्त से? आजम खान साहब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। स्कूल के बच्चों को क्यों आना पड़ा है? स्कूल के बच्चों को सड़क पे क्यों आना पड़ा? प्राथमिक विद्यालय, अरे आजम खान साहब विषयांतर नहीं होते, थोड़ा सुन तो लीजिए। एक मिनट, केवल दिनेश सिंह जी की आवाज। दिनेश सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, केवल दिनेश सिंह जी, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं क्या आप अब तक? नहीं, देखिए जब इनकी सरकार थी, अगर इनसे पूछ लीजिएगा आपको भी संज्ञान होगा, तो भैंस चोरी हुई थी आजम खान की। पुलिस ने उनको 4 घंटे में बिना फोटो को खोज लिया था। लेकिन वही गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मंत्री थे, बलात्कार का उनके ऊपर आरोप था। उनको ना तो इनकी सरकार खोज पा रही थी कैबिनेट मंत्री को, ना इनकी पुलिस खोज पा रही थी। इसलिए अलर्गल प्रयास न करें। जब एक शिक्षण संस्थान और ट्रस्ट आजम खान साहब, ये सब कुछ 27 के मद्देनजर हो रहा है क्या आपके हिसाब से? नहीं, जब भी आप कोई बात करेंगे, 27 का चुनाव सर पे है। भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक तुष्टीकरण, धार्मिक एजेंडा फेल हो गया है। जब से जेन अल्फा ने बुनियादी मुद्दों पे सवाल उठा दिया, यानी प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल वो है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, ठीक है, माफ कीजिए आजम खान साहब, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए, जरूरी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए।